हज़ारों ख्वाहिशें। चार्ल्स डिकेंस के नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का उर्दू खुलासा। दूसरा हिस्सा। बिड्डी की वजह से हालात और भी अच्छे हो गए। बिड्डी मेरी बहन की खिदमत के लिए हमारे घर आकर रह गई। वो न सिर्फ बहन की देखभाल कर रही थी, बल्कि घर को भी सलीके और सफाई से रखती थी। बिड्डी गांव की एक यतीम लड़की थी और मिस्टर वुप्सले के की दूर की अजीज़ भी थी। वह बहुत समझदार लड़की थी। उसकी मदद से मेरी पढ़ने लिखने की सलाहियत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। वो खाना भी अच्छा पकाती थी। हमने इससे पहले कभी इतना मज़ेदार खाना नहीं खाया था। ज़िंदगी में पहली बार जो को गांव के होटल जाने और लोगों से मिलकर गपशप करने की आज़ादी मिली थी। कई साल गुजर गए। मैं अपनी सालगिरह के मौके पर मिस हेवी शाम के घर जाता रहा। मिस शाम मुझसे चंद मिनट बातें करती, चलते वक्त एक गिनी देती। पहली बार तो मैंने गिनी लेने से इनकार किया था, लेकिन मिस शाम नाखुश हुई। उन्होंने समझा कि शायद मैं रकम कम होने की वजह से इनकार कर रहा हूँ और ज़्यादा चाहता हूँ। इसलिए मैं गिनी लेने लगा और किताबें ख़रीदने पर खर्च करने लगा। मगर मुझे एस्टेला फिर नज़र नहीं आई। वो अभी तक फ्रांस में थी। सारा पॉकेट ही फाटक खोला करती, वही औरत जिसने अपने आप को मिस शाम की चचाजाद बहन बताया था। मैं रोज़ाना शाम को किताबों का मुतालिया करता। बिड्डी बेचारी मुझे पढ़ाती। अब वो भी जवान और पुरकशिश हो रही थी। वो हमदर्द होने के अलावा समझदार भी थी। एक इतवार की शाम को मैं और बिड्डी टहलने के लिए निकले। रास्ते में मैंने उससे एस्टेला के मुतालिक बातें की। मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि एस्टेला मुझे देहाती और गंवार समझती है, इसलिए अच्छे तौर तरीक़े सीखना चाहता हूँ। बिड्डी खामोशी से सब कुछ सुनती रही, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे बहुत चाहती थी, उसने कहा। मेरा ख्याल है कि एस्टेला बहुत सख्त मिजाज और खुदगर्ज है, तुम उसको भूल जाओ। यह बात सही थी। बिड्डी एस्टेला से ज़्यादा मेहरबान और खुशमिजाज थी, लेकिन मुझ पर एस्टेला का जादू चल चुका था। आखिर बिड्डी ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बता दिया। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। घर वापसी के रास्ते में मुझे एडलक दिखाई दिया। शायद वो हमारे पीछे लगा हुआ था। बिड्डी ने बताया कि एडलक उसको पसंद करता है, मगर वो उससे खौफजदा थी। जो के साथ काम करते हुए कोई 4 साल गुजरे होंगे कि एक साहब हमारे यहाँ पहुँचे। मुझे उनको पहचानने में देर नहीं लगी। एक दिन मिस शाम के घर में एस्टेला के साथ जीने पर चढ़ रहा था तो एक साहब नीचे आ रहे थे। यह वही साहब थे। अपनी मोटी काली भौं को ऊपर चढ़ाकर उनका मुझे घूरना याद था। उस वक्त वो जो के घर आए तो एतमाद से बोले, मुझे यकीन करना चाहिए कि इस वक्त जोसेफ गारगरी मेरे सामने है, जो लोहार का काम करते हैं। और फिर मेरी तरफ इशारा करके कहा, और ये पिप हैं। जी सर, बिल्कुल सही है, मेरे बहनोई ने जवाब दिया। मेरा नाम जॉगर्स है, मैं लंदन में वकील हूँ और इस वक्त अपने एक मुवक्किल के काम से आपके पास आया हुआ हूँ। जॉगर्स साहब के अंदाज से जो बहुत मुतासिर हुआ, उनको फ़ौरन बैठक में ले आया। मैं भी पीछे पीछे आया और जल्दी जल्दी मेज़, कुर्सियों और सोफ़े की सफाई की। जॉगर साहब मेज़ के पास कुर्सी पर बैठ गए और जो की तरफ देखते हुए कहने लगे, अगर आपको अपने शागिर्द पिप को छोड़ना पड़े तो क्या आप उसका कोई मुआवजा चाहेंगे? जो ने फ़ौरन जवाब दिया, जी नहीं, कुछ नहीं, मैं पिप के रास्ते में नहीं आऊँगा, उसके फ़ायदे से मुझे खुशी होगी। जॉगर साहब अब मेरी तरफ मुड़े और बोले, मुझे आपको इत्तला देनी है कि आखिरकार आप दौलत और जायदाद के मालिक हो जाएंगे। जिस शख्स की तरफ से यह दौलत आपको मिलेगी, वो चाहता है कि आपको उसके लिए तैयार किया जाए और उसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाए। इसलिए यह शख्स चाहता है कि आप अच्छी तालीम हासिल करें और मुअज़्ज़ज़ आदमियों वाले अंदाज सीखें, अपनी ख्वाहिशें पूरी होने की उम्मीद के साथ। मेरा सांस रुक गया। मेरी ख्वाहिशें और मेरे ख्वाब पूरे हो रहे थे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। मिस शाम मेरी ख्वाहिशों को हकीकत का रूप दे रही थी।
मिस्टर पिप, कुछ शर्तें हैं। पहली तो यह कि वो शख्स चाहता है कि आप हमेशा पिप का नाम ही अपनाए रखें, बदले नहीं। दूसरी शर्त यह है कि आपके मोहसिन का नाम राज में रहेगा। उस वक्त तक यह नाम नहीं बताया जाएगा जब तक वो शख्स खुद न चाहे। अगर आप समझ भी जाएं या किसी शख्स के बारे में ख्याल हो तब भी आप ज़बान से न निकालें। मेरी बात वाज़े हो गई ना? मैंने इकरार में सर हिलाया तो जॉगर्स साहब ने पूछा, आपको यह बातें मंजूर हैं? मैंने दोबारा सर हिलाया और जॉगर्स साहब को यकीन दिलाया कि शर्तें वाज़े हैं और मैं उनकी पाबंदी करूंगा। जॉगर्स साहब चंद मिनट खामोश रहे, जैसे वो अपने आखिरी अल्फाज की अहमियत जताना चाह रहे हों। फिर कहने लगे, अब इंतज़ामात की बात है। जैसा कि मैंने कहा, आपके मुस्तकबिल से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ख़र्च करने के लिए बहुत माकूल रकम उस शख्स ने दी है। यह रकम आपकी तालीम और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए काफ़ी से ज़्यादा है। इस रकम का इंतज़ाम उस गुमनाम शख्स की तरफ से मैं करूँगा, इसलिए मुझे अपना निगरान समझिए। मैंने शुक्रिया अदा करना चाहा तो जॉगर साहब ने मुझे रोक दिया और कहा, नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी खिदमात का बहुत माकूल मुआवजा मिलता है। अब गौर से सुनिए, आपको जल्द लंदन आना है। कुछ अच्छे कपड़े सिलवा लीजिए। वहाँ आपको हर्बर्ट पॉकेट के साथ रखा जाएगा। हर्बर्ट आप ही की उम्र का नौजवान है। उम्मीद है आप उसके साथ रहकर मुअज़्ज़ज़ लोगों की सी आदतें और तरीक़े सीख जाएंगे। और मैं हर्बर्ट के वालिद मैथ्यू पॉकेट को आपका उस्ताद मुकर्रर करना चाहूँगा। आप क्या कहते हैं? मैंने जल्दी में जवाब दिया, जॉगर्स साहब, आप जो मुनासिब समझते हैं वही अच्छा है। मैंने पॉकेट लोगों का नाम सुना है, वो मिस हेविशाम के अजीज़ होते हैं। जॉगर्स साहब का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा ख्याल यही है। अच्छा, आपके कपड़ों और सफ़र खर्च के लिए कुछ रकम है। उन्होंने 20 गिनियाँ निकाल कर मेज़ पर रख दी और अपना कार्ड भी रख दिया और रुखसत हो गए। जो और मैं सोफे पर गुमसुम बैठे रह गए। बिड्डी आई तो उसने हम दोनों को बुतों की तरह साकित पाया। जो ने अपने हवास पर काबू पाया और बिड्डी को पूरा किस्सा बताया। उसके बाद जो बावर्ची खाने में गया और मेरी बहन को भी ये सारी बातें बतानी चाहिए। हम अकेले रह गए तो बिड्डी ने खुशी से मेरा हाथ हिलाया और धीरे से बोली, तो कम से कम तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी हो रही है। मुझे नहीं मालूम कि दूसरी ख्वाहिशों का क्या होगा। मैं समझ गया कि उसका इशारा स्टेला की तरफ है, लेकिन मुझे मालूम था कि वो स्टेला को अच्छा नहीं समझती, इसलिए मैंने मुख्तसर जवाब दिया, किसे मालूम। मेरी बहन का दिमाग इतना कमज़ोर हो गया था कि मेरे मामले में जो कुछ हो रहा था हम उसको समझा न सके। सारी बात सुनकर वो हंसी और सर हिलाकर खुशी का इजहार किया, मगर शायद खुशी इस बात की थी कि उस पर ज़्यादा तवज्जो की जा रही है। दूसरे दिन सुबह ही मैं तुराब साहब की दुकान पर पहुंच गया, जो हमारे गांव के दर्जी थे। उनके लड़के ने बताया कि तुराब साहब दुकान के पिछले हिस्से में अपने कमरे में नाश्ता कर रहे हैं। जब तक तुराब साहब ने मुझे बुला नहीं लिया मैं बेचैन रहा। तुराब साहब मेरे पहुंचने पर भी नाश्ता करते रहे। मैं उनके सामने खड़ा हो गया। उन्होंने रस्मी तौर पर मेरी इस्लाह करने का तकल्लुफ भी ज़रूरी नहीं समझा। वो खाते रहे। मैंने बात शुरू की, तुराब साहब, मुझे कुछ रकम मिली है। अब वो तनकर बैठ गए। उन्होंने क्रीम रोल हाथ से रख दिया, उंगलियां साफ की और खड़े हो गए। मैंने चंद गिन्नियाँ अपनी जेब से निकाली और बताया कि मैं जल्द ही लंदन जाने वाला हूँ और सफ़र में एक फैशनेबल सूट पहनना चाहता हूँ। यह सुनकर तुराब साहब मुझे फ़ौरन दुकान में ले गए और बड़े जोश में काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लड़के को कपड़े के मुख्तलिफ थान लाने को कहा। फिर उन्होंने ख़ुद थान खोलकर दिखाने शुरू किए। वो हर थान की खूब तारीफ़ कर रहे थे। उनके मशवरे से मैंने एक ऐसे कपड़े का इंतखाब किया जो एक मुअज़्ज़ज़ नौजवान के लिए मौजू हो। मैंने सीधे खड़े होकर सूट का नाप दिया। नाप लेने के दौरान तुराब साहब मुझे यकीन दिला रहे थे कि मेरे जिस्म पर हर सूट जचेगा। जब मैं दुकान से आने लगा तो उन्होंने खुद मेरे लिए दरवाज़ा खोला। पैसे की गैर मामूली ताकत का यह मेरा पहला ज़ाती तजुर्बा था। सूट तैयार हो गया तो मैं उसे पहनकर मिस शाम को अलविदा कहने गया। उन्होंने कहा कि मुझे
मिस्टर जॉगर्स सब बता चुके हैं। उन्होंने मेरी कामयाबी की दुआ भी की। फिर उन्होंने मुझे अपना बेद लहराकर अल्लाह हाफिज़ कहा। मैं असल में उनका शुक्रिया अदा करने गया था, मगर मुझे जॉगर्स साहब की शर्त याद आ गई और मैंने मिस शाम पर यह जाहिर नहीं किया कि मैं उनको अपना मोहसिन समझता हूँ। मुझे रुखसत करते वक्त उनके अल्फाज ये थे, अल्लाह हाफिज़ पीप, तुम जानते हो कि तुम हमेशा अपना यह नाम रखोगे। मैंने इकरार में सर हिलाया, शुक्रिया अदा किया और चला आया। जैसे जैसे मेरे लंदन रवाना होने के दिन करीब आ रहे थे, जो ज़्यादा संजीदा होता जा रहा था, आखिर उसने कहा कि मुझे अपने मददगार के जुदा होने का अफसोस नहीं है, बल्कि एक छोटा बच्चा जो कितने दिन मेरे साथ आग के करीब बैठा और जिसने न मालूम कितनी रातें मुझे भट्टी पर काम करते देखा, वो मुझसे दूर जा रहा है। मैं सफ़र के लिए इतना बेचैन था, अपनी ख्वाहिशों और उम्मीदों को पूरा होते देखने की मुझे इतनी जल्दी थी कि अपने अजीज़ तरीन खैर ख्वाह जोसेफ गारगरी और बिड्डी के सदमे का मुझे एहसास नहीं रहा। वो दोनों मेरी जुदाई के ख्याल से बहुत परेशान थे। मैं हफ्ते के दिन सुबह 5 बजे गांव के कस्बे के लिए रवाना हुआ, जहां से मुझे कोच में बैठकर लंदन जाना था। जो और बिड्डी दोनों ने घर से बाहर आकर मुझे अलविदा कहा। 4 घोड़ों वाली गाड़ी ने लंदन पहुंचाने में 5 घंटे लिए। मैं दोपहर बाद शहर पहुंचा और फौरन जॉगर्स साहब के दफ्तर के लिए चल पड़ा। उनका दफ्तर न्यू गेट जेल के करीब था। गलियां और घर सब गंदे और बदनुमा थे। दफ्तर के मुंशी ने बताया कि वकील साहब कहीं गए हुए हैं। उसने मुझे उनके कमरे में पहुंचाया। कमरा अंधेरा और बेरौनक था। मैं थोड़ी ही देर में मुंशी को बताकर कि मैं ज़रा ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, चल पड़ा। मैं मार्केट और जेल के पास से गुजरा। मुझे हर चीज़ गंदी और उदास नज़र आई। वापस आया तो दफ्तर के बाहर कुछ लोग जमा थे। वो जॉगर्स साहब से मिलने आए थे। ये लोग गरीब और परेशान थे और उनमें कुछ गुंडे भी दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि क्या इन सब के रिश्तेदार जेल में हैं? जॉगर्स साहब वकील और कानूनदा थे। उनका काम ही लोगों की कानूनी मदद करना था। जो लोग किसी जुर्म में पकड़े जाते हैं और जिन पर अदालत में मुकदमा चल रहा होता, जॉगर्स साहब की कोशिश होती है कि वो साबित करें कि उनके मुवक्किल मुजरिम नहीं हैं। आखिर जॉगर्स साहब आ गए। पहले उन्होंने उन लोगों से बातें की जो उनके इंतज़ार में थे। फिर उन्होंने उन सबको बाहर भेज दिया और मुझे अपने कमरे में ले गए। वहाँ उन्होंने बताया कि मुझे क्या करना है। मुझे हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहना है। हर्बर्ट करीब ही किराए के कमरों में रहता था। वो मुझे अपने बाप मैथ्यू पॉकेट साहब के यहाँ ले जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो वहाँ रह भी सकता हूँ। जॉगर्स साहब ने मुझे बताया कि ख़र्चे के लिए मुझे क्या अलाउंस मिला करेगा। उन्होंने जो रकम बताई वो काफ़ी बड़ी रकम थी। उन्होंने मुझे ऐसे कार्ड भी दिए जिनको दिखाकर मैं कपड़ा और दूसरी चीज़ें कर्ज ले सकता था। उन चीज़ों के दाम बाद में जॉगर साहब अदा कर दिया करेंगे। इससे मुझे सहूलत भी होगी, लेकिन इस तरह जॉगर साहब को भी मेरे खर्चों और मेरी सरगर्मियों का इल्म होता रहेगा। उसके बाद जॉगर साहब ने अपने मुंशी वीमक को बुला हुक्म दिया और मुझे हर्बर्ट पॉकेट के कमरों तक पहुंचाने के लिए कहा। वीमक एक ठीकना सा खुश्क आदमी था। उसका चेहरा लकड़ी का बना हुआ लगता था और मुंह ऐसा था जैसे लेटर बक्स में खत डालने के लिए शिगाफ होता है। लेकिन उसकी आंखों में बड़ी तेज़ी और चमक थी। वो मुझे बर्नार्ड की सराय ले आया। हम सराय के फाटक से दाखिल होकर एक मकान के जीने पर चढ़े। सबसे ऊपर की मंजिल पर हर्बर्ट के कमरे थे। दरवाजे पर चिट लगी थी जिस पर लिखा था, जल्दी वापस आ जाऊंगा। मगर दरवाजे में ताला नहीं लगा हुआ था, इसलिए हम अंदर दाखिल हो गए। मुंशी वीमक ने कहा कि अच्छा, अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी। वैसे मैं चूँकि नकद रकम का इंचार्ज हूँ, इसलिए मुलाकात तो होती रहेगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो रवाना हो गया। अब मैंने कमरों पर नज़र डाली जो मेरा नया घर थे। कमरे खूब बड़े थे और फर्नीचर कम होने की वजह से और भी बड़े मालूम होते थे। सफाई भी यूं ही थी। आखिर उनमें एक तन्हा लड़का रहता था। कोई 20 मिनट गुजरे होंगे कि मैंने बाहर किसी के कदमों की चाप सुनी। एक जवान लड़का फलों का थैला लिए दाखिल हुआ। फूली हुई सांस के साथ उसने कहा, पिप साहब। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी हर्बर्ट साहब।
मुझे अफसोस है कि मैं आपके आने के वक्त मौजूद नहीं था, मगर मुझे आपके पहुंचने का सही वक्त भी मालूम नहीं था। फिर मैंने यह भी सोचा कि आप ताज़ा फल खाना पसंद करेंगे, इसलिए भी मैं फल लेने चला गया। मुझे हर्बर्ट पॉकेट की इस बात से अंदाज़ा हो गया कि वो कितना मेहरबान है। उसने मेरे शुक्रिया के अल्फाज शायद ही सुने हों, क्योंकि वो फ़ौरन ही इंतज़ाम में लग गया। बराबर के मकान में एक रेस्तरां था, उससे हमारा खाना आया। मैंने दोनों के खाने के दाम दे दिए। हर्बर्ट शरीफ इंसान था, मगर गरीब भी था। उसने अपनी हालत का जिस खुशदिली और सफाई से इजहार किया, उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। हर लम्हे मुझ पर उसकी नई खूबियाँ ज़ाहिर होती जा रही थीं। उसकी आमदनी कम थी, इसलिए कमरों में फर्नीचर भी कम था। मैं अपना सामान खोलने जमाने में लग गया। खासा वक्त गुजर गया। अब बेड़ा शाम का खाना ले आया। खाना उम्दा और मज़ेदार था। मुर्गी, मक्खन, पनीर और फुलके। मुझे खाने में यूँ और भी मज़ा आया कि पहली बार मुझे खुद मुख्तारी मिली थी। कोई बुजुर्ग पास न था और मैं लंदन में था। हर्बर्ट मिस हेविशैम का रिश्तेदार था। मुझे मालूम नहीं था कि हर्बर्ट को मेरी पूरी कहानी जौगर साहब या मिस शैम ने बता दी है या नहीं, लेकिन मैं उसको सब सुनाना चाहता था। इसलिए अगला घंटा मैंने उसको अपनी आप बीती तफसील से सुनाने में सर्फ किया। उसके बाद मैंने हर्बर्ट से दरख्वास्त की कि वो मुझे लंदन में रहने वालों के तौर तरीक़े और तहजीब सिखाए। खाने के दौरान मैं हर्बर्ट ने भी मुझे मिस हेविशैम की कहानी सुनाई। उसने कहना शुरू किया, मिस शाम की माँ उनको छोटा सा छोड़कर मर गई थी। उनके बाप ने उनकी सही तरबियत नहीं की और उनकी आदतें ख़राब कर दीं। जब उनका इंतकाल हुआ तो मिस शाम को बड़ी दौलत वर्से में मिली। पिप, ज़रा ये बात भी समझ लो कि यहाँ लंदन में लोग चाकू मुंह तक नहीं ले जाते, कांटे से खाते हैं। हर्बर्ट ने यह बात इस सादगी से कही कि मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। हर्बर्ट ने मिस शाम का किस्सा जारी रखा। मिस शाम को एक खूबसूरत आदमी से मोहब्बत हो गई। उस आदमी को मेरे वालिद अच्छा नहीं समझते थे। मिस शाम ने उस पर बेशुमार दौलत खर्च कर दी, लेकिन उस नालायक ने ख़ास शादी के दिन एक चिट्ठी भेजी कि वो शादी नहीं कर सकता। मिस शाम को यह चिट्ठी जिस वक्त मिली, उस वक्त 9 बजने में मैंने हर्बर्ट की बात पूरी की। 20 मिनट रह गए थे और मिस शाम शादी का जोड़ा पहन रही थी। हर्बर्ट ने कहा, बिल्कुल सही। मिस शाम ने उसी वक्त तमाम घड़ियां रोक दी और उस वक्त से लेकर आज तक हर चीज़ उसी तरह उसी जगह पर रखी है। एक ज़रा सी बात और है प्यारे पिप, कोई चीज़ पीते वक्त गिलास को बिल्कुल खाली नहीं करना चाहिए कि गिलास तुम्हारी नाक से लगने लगे। मैंने फ़ौरन पानी का गिलास मेज़ पर रख दिया और हर्बर्ट का शुक्रिया अदा किया। फिर कहा कि वो आदमी मिस शाम से शादी करके उनकी सारी दौलत पर कब्ज़ा कर सकता था। हाँ, मगर किसी को सही वजह नहीं मालूम। लेकिन हमारा ख्याल है कि वो पहले से शादीशुदा था और उसको मिस शाम से ज़रा लगाव न था। वो धोखा देता रहा। मैंने सर हिलाकर कहा, गरीब मिस शाम, मेरी मोहसिन। दूसरे दिन एतवार था। हर्बर्ट और पिप दोनों वेस्टमिनिस्टर एब्बे के गिरजा गए। दोपहर को पार्कों और बाज़ारों में घूमे। पिप उम्दा उम्दा घोड़े देखकर सोचता कि उनके घोड़ों की नालें किसने बनाई होंगी, काश जो ने बनाई हों। पीर के दिन पिप हर्बर्ट के साथ उसके दफ्तर गया। हर्बर्ट शहर के एक ताजिर के यहाँ काम करता था। उसको पूरी उम्मीद थी कि एक दिन खुद उसका अपना कारोबार होगा और वो जल्द ही अमीर हो जाएगा। बाद में वो हेमर स्मिथ गए, जहाँ हर्बर्ट के माँ बाप रहते थे। मैथ्यू पॉकेट साहब का घर एक छोटे से बाग के साथ बड़ा खूबसूरत लग रहा था। यह दरियाए टेम्स के किनारे था। मैथ्यू पॉकेट साहब के बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन वह बूढ़े नहीं लग रहे थे। मगर उनकी बीवी एक बेवकूफ़ सी औरत थी। उसने तमाम काम नौकरों पर छोड़ रखे थे, इसलिए घर में सफाई नहीं थी। हर्बर्ट के 7 छोटे बहन भाई थे। उनकी देखभाल 2 नर्सें करती थी। बीवी की फजूल खर्ची की वजह से पॉकेट साहब अक्सर परेशान रहते थे। पॉकेट साहब 2 और लड़कों को भी पढ़ाते थे जो उन्हीं के साथ रहते थे। एक का नाम डरमल था, दूसरे का स्टार टॉप। डरमल अच्छा लड़का नहीं था। पहली बार देखकर ही मैं उसे और वो मुझे नापसंद करने लगा। पॉकेट साहब काबिल और अक्लमंद इंसान थे और हमदर्द भी थे। उन्होंने मुझसे कहा,
जॉगर साहब ने बताया है कि तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए काफ़ी रकम मौजूद है। लेकिन अमीरों के बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, जबकि तुम्हारी तालीम नहीं हो सकी। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तारीख़, जोग्राफिया, रियाजी और दूसरे मज़ामीन का मुताला करना चाहिए। इसके लिए तुम्हें क्लासों में जाना चाहिए। मैं घर पर तुम्हारी मदद करूँगा और बताऊँगा कि तुम कौन कौन सी किताबें पढ़ो। मैं बहुत खुश हुआ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहता था। मैंने पॉकेट साहब के साथ रहने का फ़ैसला किया, लेकिन मैं ज़्यादातर हर्बर्ट के साथ रहा, मगर किताबें बड़ी तवज्जो और मेहनत से पढ़ता था। जॉगर साहब लिए दिए रहते थे और ज़्यादा बात नहीं करते थे, मगर उनका मुंशी वेमिक बड़े तपाक से मिलता था। एक दिन उसने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया और दरियाए टेम्स के जुनूब की तरफ वॉलवर्थ में, वहाँ हम दोनों पैदल गए। विमेक ने कहा कि हम लोगों को दिन भर बैठकर काम करना पड़ता है, इसलिए पैदल चलना मुफीद है। उसका घर लकड़ी का बना हुआ था, साथ ही छोटा सा बाग था। उसने घर की छत पर इस तरह रंग किया था कि वो घर किला मालूम होता था। वो अपने आप को ये समझाना चाहता था कि वो सचमुच के किले में रहता है, इसलिए उसने बाग के चारों तरफ खंदक खोद दी थी। खंदक को पार करने के लिए लकड़ी का एक तख्ता रख दिया गया था। यह गोया उठने वाला पुल था। जब हमने उस पुल को पार किया तो वेमिक ने तख्ता उठा लिया ताकि कोई और खंदक को पार न कर सके। हालांकि खंदक सिर्फ 4 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी थी। उसने एक खंबे की तरफ इशारा करके कहा, यह झंडे के लिए है। एतवारों को मैं बाकायदा परचम लहराता हूँ। फिर वेमिक ने एक मिनी सी तोप दिखाई और बताया कि हम हर रात को 9 बजे यह तोप दागते हैं। इससे मेरे वालिद को बहुत खुशी होती है। वेमिक के बाप भी उसके साथ रहते थे, जो बहुत बूढ़े और बहरे थे। उन्होंने मुर्गियां पाल रखी थीं और बाग में सब्जियां उगा रखी थीं। हमने बाग में बैठकर एक गिलास मशरूब पिया। 9 बजने के करीब हुए तो वेमिक और उसके बाप दोनों घर के अंदर गए। बाप ने आग में करछा तपाया। वो बहुत जोश में थे। वेमिक ने बाप से करछा लेकर ठीक 9 बजे तोप दाग दी। इतने जोर का धमाका हुआ कि घर हिल गया। बूढ़ा बहरा बाप खुशी से चिल्लाया। मेरे कानों में आवाज आ गई। मैंने वेमिक के साथ खाना खाया और रात को वहीं सोया। सुबह हम लोग लंदन वापस आ गए। वेमिक ने बताया कि जॉगर्स साहब मेरे वालिद या मेरे घर के बारे में कुछ नहीं जानते। जॉगर साहब ने दूसरे दिन मुझे हर्बर्ट, स्टारटॉप और डर्मिल को खाने पर बुलाया। वो लंदन के मरकज़ी इलाके सोहो में रहते थे। उनका मकान बहुत बड़ा था, लेकिन अंधेरा और उदास। जॉगर साहब ने हम चारों को खाना बहुत उम्दा खिलाया। खाना मेज़ों पर लगाने वाली लंबी औरत सहमी सहमी सी थी और उसका चेहरा पीला सा था। जॉगर साहब उसको मूली कहकर बुला रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैंने मौली से मिलती जुलती औरत पहले कहीं ज़रूर देखी है। एक दिन मैं बर्नार्ड की सराय में अपने कमरे में बैठा हुआ था कि मुझे ख्याल हुआ कि कमरों की हालत अच्छी नहीं है, उनको सजाना चाहिए। कमरों में नए कालीन, फर्नीचर और पर्दे लगाए जाएं। जब मैंने जॉगर साहब से अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो वो हंसे और कहने लगे, मैं जानता था कि तुम्हें शहरी ज़िंदगी इख्तियार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कितनी रकम चाहिए? मैंने रकम बताई और उन्होंने मुंशी वेमिक को बुलाकर मुझे रकम दिलवा दी। मैंने उम्दा सामान खरीदा और कमरों में सजा दिया। हर्बर्ट बहुत खुश हुआ। इसी अरसे में मुझे बिड्डी का ख़त मिला कि मेरा बहनोई जो लंदन आने वाला है। मुझे ज़रा उलझन हुई। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ वो आए, लेकिन यह मैं कैसे कह सकता था कि मैं अब वो पिप नहीं हूँ जिसको जो ने देखा है। बहरहाल जो लंदन आ गया और मेरे कमरों तक पहुँच गया। दरवाजे पर पहुंचकर वो अपने पैर इस तरह साफ करने लगा कि मैं समझा शायद यह काम कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं उसको अंदर खींचने वाला था, लेकिन आखिर वो अंदर आ गया। खुशी से तमतमाते हुए चेहरे के साथ उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने उसका हेट लेना चाहा जो नया था, लेकिन जो ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था जैसे बहुत ही नादिर चीज़ हो। वो बार बार आंखें घुमा घुमा कर हर चीज़ को देख रहा था। हैरत के मारे उसकी ज़बान से कुछ भी नहीं निकला। खैर, थोड़ी देर में हर्बर्ट पहुंच गया और उसके पीछे पीछे बेरा खाना ले आया।
जब हम मेज़ पर बैठे तो जो को अपना हेट हाथ से रखना पड़ा। उसने आतिशदान के ऊपर मचान पर रख दिया, जहाँ से वो बार बार गिर पड़ता था। खाने के दौरान भी जो ने कई ऐसी बातें की जिनसे उसका देहातीपन और अनाड़ीपन जाहिर हुआ। जब हर्बर्ट अपने काम पर चला गया तो मेरी जान में जान आई और कुछ इत्मीनान हुआ। जो ने मुझे सर कहकर मुखातिब किया तो मैंने मना किया। जो ने कहा, मुझे अब ख्याल हो रहा है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे कपड़े भी ठीक नहीं हैं, मैं तो लोहार की भट्टी जानता हूँ और मुझ में अक्ल भी नहीं है। अगर कभी तुम्हारा दिल बूढ़े जो को देखने के लिए चाहे तो तुम खुद ही वहाँ आ जाना और इसी तरह खिड़की में मुंह देकर भट्टी में झांकना, जिस तरह तुम क्या करते थे। अब अल्लाह हाफिज़ मेरे अजीज़ पीप, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यह कहकर जो तेज़ी से निकल गया। जो के जाने के कई हफ्ते तक मुझ पर शर्मिंदगी और उलझन तारी रही। इसी अरसा में मुझे इत्तला मिली कि मेरी बहन गुजर गई तो मेरा जहन और परेशान हो गया, लेकिन एक तरह से मुझे इत्मीनान भी हुआ। कई साल गुजर गए, मैं 20 साल का हो चुका था। मुझे एक खुशखबरी मिली। यह खबर जॉगर्स साहब ने दी थी कि एस्टेला फ्रांस से वापस आ गई है। बस अभी आई ही है और वो लंदन में रहने के लिए आ रही है और उसने कहलवाया है कि मैं उससे मिलूं। मेरा दिल बहुत खुश था कि मैं जल्द ही एस्टेला से मिलूंगा। मैं खुशी से उछलने कूदने और गाने लगा। मुझे दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगने लगी। लेकिन मेरी ये हरकतें जब जारी रहीं तो हर्बर्ट उनसे उकता गया। मैंने उससे माफ़ी चाही और इकरार किया कि मुझे एस्टेला से मोहब्बत है। इस पर ताज्जुब करने की बजाय हर्बर्ट ने सुकून से जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। कैसे? तुम कैसे जानते हो? मैं हकलाने लगा। यह तो सर से पैर तक तुम पर लिखा हुआ है। जब से तुमने अपने लड़कपन में मिस शाम के घर जाने का किस्सा सुनाया है, उस वक्त से मैंने समझ लिया था। हर्बर्ट बोला। एस्टेला के बारे में अपने दिल की बातें बताने से मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने बताया कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मगर उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपना यह ख्याल भी जाहिर किया कि मिस शाम चाहती हैं कि मैं एस्टेला से शादी करूँ, वरना वो मेरी सरपरस्ती क्यों करती और मुझे तमीज़ तहजीब क्यों सिखवाती। हर्बर्ट ने मेरी बात से इत्तेफाक किया और कहा कि मिस शाम के दूसरे अजीज़ों की तरह मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन फिर हर्बर्ट के चेहरे पे एक उदास रंग आया और वो बोला, पिप, मगर अब मैं एक मुख्तलिफ बात कहने वाला हूँ। लेकिन पहले तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। उसका नाम क्लारा बार्ले है। मैंने अभी से इसलिए बता दिया कि तुम ये न सोचो कि मैं खुद एस्टेला से शादी करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में कभी इस किस्म का ख्याल नहीं आया था, मगर मैंने हर्बर्ट की बात बीच में नहीं काटी और उसकी बात पूरी होने दी। वो कह रहा था, जॉगर्स साहब जब तुम्हारे लिए ये सब कुछ करने की शर्तें बता रहे थे तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें एस्टेला से शादी करनी होगी। मैंने अपना सर हिला दिया, नहीं। तो फिर तुम पाबंद नहीं हो और मैं जोर दूंगा कि तुम एस्टेला का ख्याल छोड़ दो। लेकिन हर्बर्ट क्यों? मैंने परेशान होकर पूछा। ज़रा सोचो, मिस शाम ने एस्टेला की किस तरह परवरिश की है और उसके ख्यालात जज्बात को किस रुख पर ढाला है। याद करो कि एस्टेला कितनी बेपरवाह और मगरूर है। वो मिस शाम की तरह है। मैंने पीठ मोड़ ली और चिल्लाया, मैं इससे कभी ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकता। मैं उसको दिल से पसंद करता हूँ। हर्बर्ट ने मेरी भलाई के लिए जो कुछ कहा था और जो हमदर्दी जाहिर की थी, उसका मुझ पर असर हुआ। लेकिन एस्टेला के बारे में हर्बर्ट के अल्फाज से मैं परेशान भी हुआ और अरसे तक सोचता रहा। इस अरसे में मैं 21 साल का हो चुका था, इसलिए जॉगर्स साहब ने मुझे अपनी दौलत खुद खर्च करने का इख्तियार दे दिया। उन्होंने मुझे एक हद तक कर्ज़ लेने की भी इजाज़त दे दी, लेकिन मैंने अब इरादा कर लिया था कि मैं 500 पाउंड सालाना की माकूल आमदनी में ही गुजर बसर करूँगा। मुझे अपने मोहसिन की तरफ से सालगिरह के तोहफे के 500 पाउंड और मिले। इससे आधी रकम मैंने खामोशी से वेमिक की मदद से हर्बर्ट की आमदनी बढ़ाने में खर्च कर दी।
यह जहाज़ रां कंपनी थी। एक ईमानदार और समझदार आदमी, क्लारेकर इसका मालिक था। उसको कारोबार के लिए इजाफी रकम और ज़हीन आदमी की मदद की ज़रूरत थी। मैंने आइंदा भी ज़रूरत के वक्त उसको रकम देने का वादा किया ताकि आगे चलकर हर्बर्ट कारोबार में बराबर का हिस्सेदार बन जाए। लेकिन मैंने हर्बर्ट को नहीं बताया कि यह सब कुछ मैं कर रहा हूँ। वो समझ रहा था कि यह महज हुस्न इत्तेफाक है कि क्लारेकर की इससे मुलाकात हुई और वो हर्बर्ट को अपने साथ लगा रहा है। मुझे हर्बर्ट ने भी इसी अंदाज से बताया और बताते वक्त उसका चेहरा खुशी से जिस तरह दमक रहा था, उसको देखकर ही मेरा दिल मुतमईन हो गया। मेरी ख्वाहिश थी कि हर्बर्ट को कभी न मालूम हो कि उसका मोहसिन कौन है। बहरहाल हर्बर्ट तरक्की करने लगा।